नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शहीद सुरेश कुमार का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। गोपा अष्टमी पर्व पर गौशालाओं में की गई गौ माता की पूजा, निकाली गई शोभा यात्रा। बापोड़ा में खाद की दुकान पर सीएम फ्लाई की रेड, खाद मिली कम। मादक पदार्थ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी। शंकरगिरी कॉलोनी के निवासियों ने अधिकारियों के खिलाफ उठाई आवाज। थैलीसीमिया के मरीजों के बारे में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए सुझाव। भारतीय नेवी में कार्यरत चरखी दादरी के गांव सांजरवास के सुरेश कुमार का टेक्निकल कार्य करते समय हृदय गति रुकने से देहावसान हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ गांव सांजरवास में किया गया। नेवी के लेफ्टिनेंट कमल सिंह ने बताया कि सुरेश कुमार बड़े ही कर्मठ और ईमानदार जवान थे। वह उनकी नेवी की यूनिट में टेक्निकल में ट्रांसपोर्ट का सभी कार्य संभालते थे। वह नेवी में बड़े ही जिम्मेदार पद पर कार्यरत थे। उनके जाने का पूरी यूनिट को शौक है। चरखी दादरी जिले के गांव सांजरवास के सुरेश कुमार पुत्र मोलाराम नेवी में गुजरात में टेक्निकल वर्क करते समय हृदय गति रुकने के कारण शहीद हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ गांव सांजरवास में किया गया। पूरा गांव सुरेश कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। वहीं नेवी के लेफ्टिनेंट कमल सिंह ने बताया कि सुरेश कुमार टेक्निकल ट्रांसपोर्ट का सभी कार्य करता था और उनके जाने का पूरी यूनिट को शौक है। उन्होंने कहा कि नेवी यूनिट से मिलने वाली सभी सुविधाएं उनके परिवार को मिलेगी। वे दुख की घड़ी में इस शोकाकुल परिवार के साथ हैं। चरखी दादरी से विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि चरखी दादरी जिले की भूमि वीरों की भूमि है। उन्हें अपने वीर सपूतों पर गर्व है। वे सुरेश कुमार के परिवार के साथ हैं। वहीं अंतिम संस्कार में पहुंचे सांसद धर्मवीर के पुत्र मोहित सिंह ने कहा कि चरखी दादरी जिले के अभी फिलहाल 3 लड़के शहीद हुए हैं। वंदे वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय। 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
है गांधीनगर जो आरएचपी नॉर्थ वेस्ट के अंडर में आती है, वहाँ कार्य करते हैं। ठीक, हमारा जो एमटी डिपार्टमेंट है बेसिकली वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से जो हमारा पूरा जो ट्रांसपोर्ट का पूरा डिपार्टमेंट उनके अंडर में था। बहुत ही कुशलता से वो वहाँ पर कार्य करते हैं। आज हमको जितना बड़ा लॉस हमको हुआ, शायद आप लोगों को जो लॉस हुआ उससे ज़्यादा कई लॉस ज़्यादा हमको हुआ। हमारे बहुत ही एक कर्मठ जो सुरेश जी थे वो हमारे बीच अभी नहीं रहे। हमारा जो पूरा यूनिट है वो काफ़ी शोकाकुल है। इस सदमे से हम कैसे उभर पाएंगे परिवार के साथ, अब ये हम जाके वो कर पाते हैं। इस दुख की घड़ी में मैं बहुत ज़्यादा तो अभी कुछ नहीं बोल पाऊँगा कि ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँ, बट 1 महीने पहले ही हमने उनसे बहुत कुछ ऐसा वार्तालाप हुआ था कि बस 2-3 महीने बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, काफ़ी कुछ वो हुआ था, बट अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मतलब आंखें नम है उनके। सुरेश कुमार जी जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत पूरा इलाका मानता है और इलाके की ये बड़ी मान और सम्मान की बात है कि हमारे इलाके के लोग, चाहे सेना हो, चाहे नेवी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, हर जगह हमारे इलाके के सिपाही हैं और हर जगह डट के लड़ते हैं, दुश्मनों का मुकाबला डट के करते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई शहीद ना होना। ये वीरों की भूमि है, ये बहादुरों की भूमि है और हमें सुरेश कुमार की शहादत पर गर्व है। ये बड़े दुख की बात है, इस महीने के अंदर हमारे 3 साथी हमारे ही जिले शहीद हुए हैं। जैसे खड़पी मार्कवान से एसएसपी के थे, चौपा से हमारे बीएसएफ के साथी थे, और बड़ी दुख से मैं कहना चाहता हूँ हमारे ड्रोन के भी हमारे साथी सांदरवास का सुरेश जी का। इस दुखी की घड़ी में मैं एक बात आपको जरूर कहता हूँ, जिस पे बीतती है वही जानता है उसने क्या खोया। आज इस दुख की घड़ी में मैं देखता हूँ पूरा का पूरा प्रदेश आज हमारे गांव के साथियों के साथ खड़ा है, और ईश्वर से हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि आज हमारे गांव से जो जवान गया है उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मान मर्यादा के लिए गांव के 10 साथी और इस देश की सुरक्षा के लिए आएंगे और इस सुरेश कुमार जी को सदा सदा के लिए याद रखेंगे कि हम। ऐसा है, ये नेवी के अधिकारी थे और गांधीनगर में इस टाइम पोस्टिंग थे। हमको अभी उनसे अधिकारी से बात हुई है, तो ये हमारी पूर्व सैनिक जो 100 में संस्था बोन ब्लॉक है 24 गाँव की, उसकी तरफ से मैं कार्यकारी अध्यक्ष साहब को, सुरेश साहब दिवंगत आत्मा को सदा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को अपने चरणों प्रदान दे और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। पूरे इलाके को आप देख रहे हैं, काफ़ी शौक है। पूरे पदाधिकारी, पूरे इलाके के जो गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं, उन्हें सबको बहुत ये दुख की घड़ी है और पूरा हमारा सैनिक परिवार है। देखिए, जो आदमी अपने घर परिवार को छोड़ के देश की सेवा करता है उसकी शहादत को नमन है। मैं पूरे समाज की तरफ से इस दुख की घड़ी में हम पूरा समाज सुरेश जी के साथ खड़ा है, परिवार के साथ खड़ा है, और मैं चाहूँगा कि सारा जो शोकाकुल परिवार है उसको शांति के लिए प्रार्थना करें। मैम रोड स्थित श्री गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व हवन एवं पूजन के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ व समाज सेवी नंद किशोर अग्रवाल ने कहा कि गोपाष्टमी हिंदू धर्म में गोमाता और भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा का पर्व है। उन्होंने कहा कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसीलिए गौ माता को अत्यंत पूज्य और सम्मानित स्थान प्राप्त है। युवा जागृति जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के बैनर तले और बाल योगी महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में गो सेवा एवं गो संवर्धन जागरूकता परिक्रमा निकाली गई। उन्होंने कहा कि गो सेवा को केवल दान पुण्य नहीं बल्कि एक सच्चा राष्ट्र धर्म समझना चाहिए। महम रोड पर स्थित गौशाला में गोपाष्टमी पर्व पर हवन और गो पूजन करके गोपाष्टमी पर्व को मनाया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पशुपालन विभाग के उपमंडल अधिकारी राजेश जाखड़ रहे। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ व समाज सेवी नंद किशोर अग्रवाल ने कहा कि गोपाष्टमी हिंदू धर्म में गौ माता और भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा का पर्व है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो उनके माता से उन्होंने आग्रह किया कि नंद बाबा से जिद की कि अब वो बछड़ों के साथ साथ गायों को भी चराना शुरू करेंगे। तब उन्होंने माता यशोदा और नंद बाबा से जिद करते हुए इस बात को मान लिया।
उन्होंने कहा कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए गौ माता को अत्यंत पूज्य और सम्मानित स्थान प्राप्त है। सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमाय स्वाहा, ओम बुद्धाय स्वाहा, ओम गुरुवाय स्वाहा, ओम शुक्राय। उनकी सेवा शुश्रूषा में जितना भी समय या दान दे सकते हैं वो दान दे। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे भिवानी में चारों तरफ की गौशालाओं में ये उत्सव मनाया जा रहा है। अभी एक उत्सव में जाके आए हैं, दूसरा ये है, तीसरा हमारा पतराम गेट के पास है और चौथा नंदीशाला में भी है। क्योंकि गायों का वंश जहाँ से भी शुरू होता है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गाय माता की सेवा अच्छी प्रकार से हो सकेगी। और ये कृष्ण की जन्माष्टमी जो होती है उसके बाद ये चौथी अष्टमी का पर्व पे हमारे देवी देवताओं के लिए भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जब उन्होंने पर्वत का एक उंगली पे उठाया, उसी प्रकार से आज गायों का भी हम सब लोग मिलके अपनी बात रखते भी हैं और ये समझते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय के अंदर विद्यमान है। तो एक गायों को पूजने से ही हमारे सारे देवी देवता हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं। अपील करना चाहता हूँ कि आज एक नए फार्मूले का भी पता चला कि जो श्राद्ध पक्ष में पूरिया के लिए विशेष बात थी, उसमें ये एक बात पता लगी है कि गायों के यदि खाने में हम कुछ केमिकल मिला दें तो उससे उनका अफारा गायों का खत्म हो जाता है। दिन है ये, बहुत लोगों का भाषण है, इसमें का दिन का बड़ा महत्व है। आज भाई घनश्याम भी हमारे पास आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारे ट्रस्टी गणों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। वहीं हनुमान धानी स्थित हनुमान झोड़ी मंदिर से शुरू हुई परिक्रमा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस दौरान बालयोगी महेंद्र चरणदास महाराज ने गौ पालन के महत्व को धार्मिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों दृष्टिकोणों से समझाया। महाराज ने बताया कि गौ माता को केवल एक पशु समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और यह सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनकी पूजा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वह हमारे संपूर्ण जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा केवल धर्म का हिस्सा नहीं है, यह हमारी भारतीय सभ्यता का मूल है। गोपाष्टमी का पर्व हमें भगवान कृष्ण के गो पालक स्वरूप की याद दिलाता है और हमें गौ माता के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। हमारी तो एक परिक्रमा यात्रा जो चलती है उसमें हिस्सा लिया और जगह जगह आने वाले लोगों को इन्होंने अपनी तरफ से, किसी ने दाल, किसी ने गुड़, किसी ने रोटी, किसी ने आटा और किसी ने और कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो हैं गायों को दी है, गायों की सेवा की है। और अब भी यहाँ भी हनुमान राम मंदिर में गायों की सेवा करेंगे, उसके बाद में अब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम गौ को बचाने की जो बात है, गौधन को जो बचाने की बात है, क्योंकि गाय बचती है तो मैं मानता हूँ कहीं कहीं हमारी संस्कृति और संसार बचेंगे। गाय का दूध हमें हमारे लिए बहुत उपयोगी है। गाय की जो होने वाली जितने भी जो गौमूत्र है, गोबर है, तो सब चीजें कई हमारे उपयोग में आते हैं। गोबर से उपले बन करके हवन किए जाते हैं, चौका लगाया जाता है। तो ये हमारी प्राचीन परंपराएं हैं। तो गाय के द्वारा वो बची रही है, गाय के द्वारा आगे बचेंगे। तो गायों का सम्मान, गायों को कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान, कुछ न कुछ उनको जो है ना हमने देते रहना चाहिए। गाय को याद रखना चाहिए, गाय का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। तो गोपाष्टमी का पर्व पर सभी जो माता बहनें जिन्होंने आज पूरी भिवानी की जो 12 दरवाजों की परिक्रमा है वो लगाई है और कामना की है कि गाय हमारे लिए जो एक बहुत ही जो है पूजनीय एक गाय है, तो उसको हम अपने जीवन में उसको पूजित करते रहे, मानते रहे। भिवानी के गांव बापुड़ा में एक खाद विक्रेता की दुकान पर सीएम फ्लाइंग के रेड के दौरान किसानों के हक पर डाका डालने का बड़ा खुलासा हुआ है। खाद विक्रेता की दुकान पर सैकड़ों कट्टे स्टैक से गायब मिले। रेड के बाद कृषि विभाग के एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि रेड के दौरान स्टोर में डीएपी के 172 व यूरिया के 1445 कट्टे कम मिले। साथ ही यहां कई दवाई बिना लाइसेंस के भी बेची जा रही थी। एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि खाद केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही बेची जा सकती है। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड पूरा ना होने के चलते खाद विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। केंद्र सरकार किसानों के लिए हर साल खाद पर 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर वहन करती है, पर कुछ दुकानदार इस सब्सिडी का फायदा किसानों को देने की बजाय खुद का कमीशन कमाने में करते हैं, जिसके नतीजन सरकार को चूना लगता है और
किसान खाद के लिए मारे मारे फिरते हैं। इसका खुलासा बापोड़ा गांव स्थित पंचपीर एग्रीकल्चर स्टोर पर सीएम फ्लाइंग व कृषि विभाग की टीम की रेड के दौरान हुआ है। कृषि विभाग के एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि रेड में स्टोर में डीएपी के 172 व यूरिया के 1445 कट्टे कम मिले हैं। यहाँ कई दवाई बिना लाइसेंस के बेची जा रही थी। एसडीओ ने बताया कि खाद केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही बेची जा सकती है। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड पूरा न होने के चलते खाद विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। स्टोर कम होने का एक ही मतलब है कि दुकानदार ने तय रेट से महंगे दामों पर खाद बेचा है, चंद पैसों के लिए किसानों का हक मारा है। आज हमने पंचपीर एग्रीकल्चर स्टोर बापोड़ा में दुकान का निरीक्षण किया है। इस दुकान में खाद में मशीन में तो खाद ज़्यादा पाई गई है और स्टॉक में खाद कम पाई गई है। मशीन में इसके पास 322 बैग डीएपी है, लेकिन स्टॉक में 150 बैग हैं। इसी तरह यूरिया इसके पास 2545 बैग मशीन में है, लेकिन मौके पर हमें इसके सिर्फ 1100 कुछ बैग मिले हैं। साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली हैं जो लाइसेंस में इसके दर्ज नहीं है, कंपनी की तरफ से इसको परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन दुकान में रखी पाई गई है, तो उसके ऊपर नियमानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है सर, कितनी सजा हो सकती है इसमें? कार्रवाई इसमें खाद के ऊपर इसमें एफआईआर कराई जाएगी। जो इसके पास अथॉरिटी लाइसेंस में दर्ज नहीं है, ये कह रहे कि अथॉरिटी मेरे को मिली हुई है, उसके लिए इसको टाइम देंगे, इसको नोटिस दिया जाएगा, जिसका ये जवाब देगा उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। भिवानी सीआईए 2 की टीम ने नशाखोरी अभियान के तहत 5000 के इनामी नशा तस्कर अजय को फतेहाबाद जिले से पकड़ा। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि इनामी नशा तस्कर भिवानी, हिसार तथा सिरसा सहित आसपास के जिलों में हेरोइन की तस्करी करता था। वह दिल्ली से नशा लाकर विभिन्न जिलों में सप्लाई करता था और इसके खिलाफ हिसार व सिरसा जिलों में भी मामले दर्ज हैं। वहीं डीएसपी अनूप कुमार ने आम लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेचता है तो इसकी सूचना डायल 112 या चौकी या फिर थाने में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पुलिस विभाग के डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी से संलिप्त आरोपी को सीआईए स्टाफ टीम 2 ने गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम रखा गया था। अजय पुत्र मक्खन सिंह को फतेहाबाद से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा अलग अलग स्थानों से आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। अभी पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये आज हमारी ये जो 2 की टीम है, इसने 28 तारीख को रात को 10:15 बजे एमपी सोत्र के अंदर अजय पुत्र मक्खन सिंह वासी पीरावाड़ी हिसार का है, इसको राउंड अप करके अरेस्ट किया था वहाँ पे। तो ये हमारे पहले भी 2021 के अंदर भी इसने स्टार्ट के अंदर हिसार के अंदर था, 23 के अंदर सिरसा के अंदर था और हमारे यहाँ पे ये 230 जो नंबर मुकदमा है, इसके अंदर सौरभ और मोनू पुत्र विजय कुमार खान के है। इनको हमने मुकदमा नंबर 230 में अरेस्ट किया था। उन्होंने इसका बताया था भी ऐसे ऐसे करके हम पीरावाड़ी से अजय से ये हम जो हीरोइन है वो लेके आए थे। ये 9th क्लास तक पढ़ा हुआ है। 2021 के अंदर ये गांव के कुछ लड़कों के संपर्क में आकर ये नशा करने लग गया था। उसके बाद में पैसे की कमी के कारण इसको जब नशा नहीं मिलता तो फिर ये तस्करी वाले इस सिस्टम में ये तस्करी वाले सिस्टम में आ गया था। अभी इस पे इसके अंदर 7.82 ग्राम है ये हीरोइन इससे उस टाइम हुई थी। अब इससे गाड़ी एक बलेनो है, एक मोबाइल रिकवर और ये हमारे 5000 का इनामी तस्कर था। इसका हमने ये दिल्ली से लेके आता था, रोहित लेके आता था, बाद में इसके ये आगे सप्लाई करते थे और हमने हमारे जो भी साथ लगते हुए जो जिले हैं उनके एसपी साहिबान को हमने पत्राचार कर रखा है। तो हम इसको खंगाल रहे हैं भी कहीं और किसी मुकदमे के अंदर ये कहीं और निकल जाए। अभी तक ये 2 मुकदमे हैं, जो एक हिसार का है, एक सिरसा का है और 3 के अंदर 2 तोशाम के है और एक अपना भवानी खेड़ा का, इनके अंदर है। अभी इसकी हम लग रहे हैं जिसका नाम रोहित का भी नाम आया है, इसके अंदर लग रहे हैं। जैसे ही हमारे सामने कोई इनके और तथ्य आ जाते हैं तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हाँ, एक बार हम इसको कह सकते हैं भी ये गैंग था जिसको हमने
ब्रेक कर दिया गया और आगे भी हम इसकी कड़ी है जो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे भी हमारी कोशिश है, अभी हमने साथ लगते जिले हैं जैसे, तो उनके साथ भी हमने एसपी साहिबान को पत्राचार किया हुआ है, तो हम देख रहे हैं इसके अंदर और खंगाल रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन हम अब इसके अंदर, इसको रिमांड पे भी लिया था एक दिन के, जो आज पूरा हो जाएगा। तो हमने जो भी हमारी टीम गई हुई है आएगी तो हम इसका सारा हम इसमें ये हमारे यहाँ पे 3 मुकदमों का वांछित था, तो हमारी इस पे बहुत ही कड़ी निगरानी थी। हम कोशिश कर रहे थे कि कहीं न कहीं इसका कोई क्लू हो, तो हमने इसको 5,000 का 5,000 की इनामी भी बना रखा था। तो हम सीआईए टीम ने, मैं तो विशेष जी को इसका धन्यवाद करूँगा। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, तो हमारे को इसको जैसे ही सुराग मिला हमारे को, तो हमने 28 तारीख को फतेहाबाद एमपी सोत्र गाँव है, वहाँ पे हमारे को इसका इनपुट आने के बाद में हमारी टीम गई। टीम पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप मंडलाधिकारी डॉक्टर राजेश जाखड़ ने महम रोड स्थित गौशाला में पशुपालन विभाग द्वारा किए जा रहे मुंहखुर गलघोटू टीकाकरण का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि भिवानी में 2,83,000 गायें व भैंसों को मुंहखुर गलघोटू टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 23 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग की टीम पशु चिकित्सक की देखरेख में घर घर जाकर टीकाकरण का कार्य कर रही है। वहीं डॉक्टर विजय सनसनवाल ने कहा कि आर्थिक नुकसान से बचने के लिए पशुपालकों को अपने पशुओं को टीका लगवाना चाहिए। उप मंडलाधिकारी व उप निदेशक भी समय समय पर टीकाकरण की जांच कर रहे हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसलवाल ने बताया कि गलघोटू एक जानलेवा बीमारी है और मुंहखुर से पशु बहुत परेशान होता है और किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां मुंहखुर गलघोटू की संयुक्त वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। विभाग को की सक्रियता व टीकाकरण का ही परिणाम है कि पिछले कई वर्षों से हरियाणा में महामारी जैसी समस्या नहीं आई है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए पशुपालकों को सहयोग की अति आवश्यकता है। कई पशुपालकों को भ्रांति है कि टीकाकरण से दूध कम हो जाता है या फिर गर्भपात हो जाता है। यह बातें निरर्थक है। टीका लगने के बाद पशु को बुखार तो हो सकता है जो 2 दिन में ठीक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी पशु का गर्भपात टीका लगने से नहीं होता। गर्भपात का कारण अन्य बीमारी हो सकती है। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की कि 4 महीने से ऊपर की गाय या भैंसे को टीकाकरण अवश्य लगवाएं, क्योंकि यदि एक भी पशु छूट गया तो समझो सुरक्षा चक्र टूट गया। देखो, आज जो श्री गौशाला ट्रस्ट में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, ये मुंहखुर गलघोटू की संयुक्त वैक्सीनेशन है। किसी भी प्रदेश में हरियाणा को छोड़कर ये इकट्ठी वैक्सीनेशन नहीं होती, अलग अलग होती है। किसी में जैसे मुंहखुर की है वो अलग हुई और गलघोटू की वो अलग हुई। गलघोटू और मुंहखुर, खास तौर से गलघोटू को अगर देखें तो ये जानलेवा बीमारी है। और जो मुंहखुर है, इसमें पैरों में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, पशु खा पी नहीं सकता, दूध से घट जाता है। उस बात में तो किसान को भारी नुकसान होता है। और जो गलघोटू है उसमें बुखार बढ़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, 2-3 दिन में पशु मर जाता है। और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हरियाणा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यूज किया गया संयुक्त टीकाकरण अभियान में, और उसमें हमें सफलता भी मिली है। पहले हम देखते थे पूरे गांव के गांव में मुंहखुर गलघोटू की बीमारी आती थी, बहुत सा पशुधन मर जाता था। लेकिन अब पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं किसी जगह भी इस तरह की बीमारी नहीं आई है कि पूरे गांव के गांव खाली हो जाए पशुओं से। और इस बीमारी से जो बचाव के लिए टीकाकरण ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो बचा सकता है। क्योंकि एक बार बीमारी अगर गलघोटू की हो जाए तो हम उसको एंटीबायोटिक वगैरह से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें 10-15% ही सफलता मिलती है। इसलिए मैं सभी पशुपालक भाइयों से आग्रह करूंगा कि ये जो वैक्सीनेशन के लिए पशुपालन विभाग की टीम जब आपके घर द्वार पर आए तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तब उन्होंने यशोदा मैया और नंद बाबा से जिद की कि मैं छोटे बछड़ों के साथ गायों को भी चराना चाहता हूँ। और इस दिन से ये अष्टमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसमें 8 रुद्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र,
एक प्रजापति। 33 कोटि देवता होते हैं और गाय की सेवा करने से गौ माता के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी मुहिम के तहत हरियाणा के अंदर FMD प्लस HS ज्वाइंट ड्यूल वैक्सीनेशन का अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत जिला भिवानी के अंदर 13,000 डोजें जो पहले की बैलेंस थी और 2,70,000 डोजें अभी सप्लाई में आई हैं। तो ये सभी टोटल हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा स्टेट के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई हो रही हैं और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाय और भैंस की टोटल पॉपुलेशन 2,83,000 के आसपास है, जिसके अंदर 1,05,000 के आसपास तो गाय हैं और 1,77,000 के आसपास भैंस हैं। 23 अक्टूबर 2025 से सरकार द्वारा ये मास कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला भिवानी में कल 29 तारीख तक 35,000 के आसपास गोधन को और 65,000 के आसपास भैंसों को वैक्सीनेशन हो चुका है और जितने पशुओं को वैक्सीनेशन होता है उन्हीं पशुओं को टैगिंग होती है और ये सारे जो टैग्ड और वैक्सीनेटेड पशु हैं ये भारत पशुधन के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। और इस भारत पशुधन का ऐप का ये फायदा है कि यदि कोई भी पशुपालक या एनिमल ब्रीडर पशु खरीदना चाहता है तो वो उस पशु की पहले उस टैग के हिसाब से हिस्ट्री चेक कर सकता है कि भाई इस पशु को कौन सा वैक्सीन लगा हुआ है, किस किस बीमारी से पशु संक्रमित होने के चांसेस घटे हुए। हलवास गेट के समीप शंकरगिरी कॉलोनी के निवासियों ने रेलवे विभाग द्वारा जमीन के अधिग्रहण करने के खिलाफ आवाज उठाई है। क्षेत्रवासियों ने उपायुक्त से जमीन के दोबारा सर्वे की मांग की है। कॉलोनी वासियों ने इस अधिग्रहण और नहरी भूमि के दावे को पूरी तरह से गलत बताया। उनका दावा है कि कॉलोनी दशकों से बसी हुई है और पूरी तरह से आवासीय है, जिसमें प्राचीन बाबा जहरगिरी मंदिर, लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल और प्रसिद्ध बंसीलाल पार्क जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि निवासियों के पास घरों की रजिस्ट्री, इंतकाल, नक्शा, पानी के बिल और बिजली के कनेक्शन जैसे सभी दस्तावेज मौजूद हैं। उनका निवेदन है कि इस संवेदनशील विषय पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। शंकरगिरी कॉलोनी वासियों का दावा है कि कॉलोनी दशकों से बसी हुई है और पूरी तरह से आवासीय है। इसमें प्राचीन बाबा जहरगिरी मंदिर, लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल और प्रसिद्ध बंसीलाल पार्क जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि निवासियों के पास घरों की रजिस्ट्री, इंतकाल, नक्शा, पानी के बिल, बिजली के कनेक्शन जैसे सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। वे जोर देते हैं कि यह एक अनुमोदित कॉलोनी है। कॉलोनी के अधिकांश घरों पर बैंक ऋण लिया गया है। निवासियों का तर्क है कि अगर यह जमीन वास्तव में अवैध या सरकारी नहरी भूमि पर होते तो बैंक इन घरों पर ऋण नहीं देते। निवासियों ने बताया कि रेलवे लाइन से 45 फीट की दूरी पर पहले से ही एक पिलर लगा हुआ है और अधिग्रहण की कार्रवाई इस खंबे से लगभग 27.5 फीट और जमीन को एक्वायर करने की है। इसके विपरीत उनका सुझाव है कि रेलवे लाइन के दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है, जिसे अधिग्रहण करके भी परियोजना को पूरा किया जा सकता है। कॉलोनी वासियों ने उपायुक्त से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करके दोबारा सर्वे की रिक्वेस्ट की मांग की। कॉलोनी हलवास गेट नजदीक लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल के वासी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे डीसी साहब से मिलने के लिए आज हम आए थे। हमारी सबसे बड़ी मांग ये थी कि हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वो कॉलोनी रेलवे विभाग की ओर से नहरी जमीन बताकर एक अधिग्रहण की कार्रवाई जो है शुरू की जा चुकी है, जिसके बाद के हमारे कॉलोनी के मोस्टली सभी घर जो है इसकी जद में आ रहे हैं और हमें हमारे मकानों के टूटने फूटने का काफी खतरा है। जबकि हमारी जो कॉलोनी है वो नहरी ना होके रिहायशी कॉलोनी है। रिहायशी कॉलोनी होने के कारण ही तो सभी रजिस्ट्री, इंतकाल, PID, नक्शा, पानी के बिल, बिजली के बिल सभी चीजें फुली अप्रूव्ड कॉलोनी है। अब ये जो सर्वे हुआ था सर्वे में नहरी किस हिसाब से बताई हमें ये नहीं पता। हम चाहते हैं, हमारी आज सरकार से डिमांड थी, डीसी साहब से आज हमारी मुलाकात का मेन जो रीजन था यही था। हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी का दोबारा सर्वे करवाया जाए और जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और रेलवे ट्रैक के इस साइड में तो रिहायशी कॉलोनी है, जबकि उस साइड में परली साइड में पश्चिम दिशा में खाली जमीन पड़ी है। हमारी सरकार से डिमांड है कि वो खाली जमीन है उसको ले ले सरकार को, अगर जरूरत है तो हमारी रिहायशी कॉलोनी के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। लिटिल हार्ट के बैक साइड जो शंकरगिरी कॉलोनी है वहाँ के निवासी हैं
और जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया कि हम सब यहाँ पर अपने घरों को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डीसी साहब के सामने हमने अपनी यही सुनवाई रखी है कि वो हमारी जमीन को छोड़कर, हमारे घरों को छोड़कर, जो आवासीय कॉलोनी है इसको छोड़कर खाली जगह में अपना काम करें, जो भी करना है। और सिर्फ धन की हानि नहीं होगी, हमारे यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर किसी के दिल पे कोई बात आ रही है, जन की हानि हो रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रेलवे का दोहरीकरण हो चुका है, दूसरी लाइन बिछ चुकी है, उसके बाद भी जो जगह है वो भी छोड़ी जा चुकी है, फिर हमारे घरों को तोड़ने की क्या जरूरत है। उत्तर भारत के बच्चों के जाने माने डॉक्टर पंकज अबरूल हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट भिवानी के डॉक्टर राज एडवांस चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में पहुंचे और ओपीडी सेवाएं दी तथा थैलेसीमिया के रोगियों का उपचार भी किया। उन्होंने बताया कि बच्चों में खून की ज्यादातर बीमारियां बुरी खुराक, जंक फूड के कारण है। आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी इसमें आम कारण है। फिर भी यदि समय से बीमारी ढूंढ ली जाए तो उसका इलाज संभव है। ऐसे में समाज में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। थैलेसीमिया के मरीजों के बारे में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज अभरोल ने बताया कि बच्चों में खून की ज्यादातर बीमारियां बुरी खुराक, जंक फूड के कारण हैं। आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड की कमी इसमें सबसे आम कारण है। इसके अलावा कुछ आनुवंशिक रोग भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों में होने वाले कैंसर भी बहुत से कारणों से बढ़ रहे हैं। फिर भी यदि समय में बीमारी ढूंढ ली जाए तो उसका पक्का इलाज संभव है। ऐसे में समाज में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर डॉक्टर राज मेहता ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि थैलेसीमिया रोगियों को उनके अस्पताल में फ्री खून चढ़ाने की सुविधा दी जाएगी। जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। आज हम यहाँ पे इकट्ठे जो हुए हैं, हम खून से जुड़ी बीमारी जो बच्चों की होती है, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज अब्रोल सर हैं, ये सीनियर पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि बच्चों की खून की और कैंसर की बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने हम जैसे डॉक्टरों को पढ़ाया भी है। तो आज जो हम मेनली मिले हैं, वो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए है। तो सबसे पहले तो देखिए, खून की जो कमी है उसके 2 मेन हम मान सकते हैं। पहला है जो खान-पान की कमी के कारण है, यानी कि डेफिशिएंसी एनीमियाज़, और दूसरा है कि शरीर में कोई न कोई कमी है, बीमारी है जिसके कारण खून नहीं बनता है। जैसे खान-पान के बारे में तो हम सब जानते हैं कि अच्छी खुराक लेनी ही चाहिए, स्पेशली आयरन, B12, फॉलिक एसिड, यानी कि सब्जियाँ, दालें, हरी सब्जियाँ, इनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जो आजकल हरियाणा में एक थोड़ा-सा रहता है बच्चों का कि ज़्यादा दूध पे रखते हैं छोटे बच्चों को, उसके कारण भी कभी-कभी खून की कमी हो जाती है, तो इन पे हमें ध्यान देना है। परंतु वो बीमारियाँ जिसका डेफिशिएंसी से लेना-देना नहीं है, यानी कि सिर्फ़ खुराक से लेना-देना नहीं है, उन बीमारियों के बारे में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। समाज में कहीं न कहीं उन बीमारियों को लेके जागरूकता की कमी है, जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो एक बीमारी जैसे सर ने बताया थैलेसीमिया मेजर है, तो उसके लिए हम ध्यान दे सकते हैं कि यदि किसी में थैलेसीमिया माइनर है अगर माँ-बाप में, तो उनके बच्चे में 25% चांस होते हैं कि मेजर हो सकता है। तो उसे हम यदि गर्भ ठहरने से पहले ही जाँच अगर रखी हो माँ-बाप की, तो हम ध्यान रख सकते हैं प्रेगनेंसी में कि बच्चे को मेजर तो नहीं है कहीं, उसको जाँच करके और उस हिसाब से उसका इलाज किया जा सकता है। दूसरी जो एक प्रॉब्लम है हीमोफीलिया, जिसमें खून बहता है, उसमें हम फैक्टर देकर उसको ठीक कर सकते हैं। आजकल और भी जेनेटिक थेरेपी आ रही हैं, जिससे कि उसका इलाज अच्छे से किया जा सकता है। एक और बीमारी है जो आईटीपी बोलते हैं, जिसमें खून में प्लेटलेट कम हो जाते हैं और बार-बार प्लेटलेट कम होने की वजह से शरीर से ब्लीडिंग हो सकती है, नक्सीर हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है, नाक गले से खून आ सकता है, तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए और समय पे उसका इलाज कराना चाहिए, जिससे कि उसे कंट्रोल में रखा जा सके। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल कैंसर फैल रहे हैं, देखिए बड़ों में तो कैंसर फैल ही रहा है बहुत ज़्यादा और गलत खुराक की वजह से, खान-पान की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे प्लास्टिक, पॉल्यूशन। लेकिन बच्चों में भी ऐसा पाया जा रहा है कि कैंसर्स के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। हालाँकि उसका डायरेक्टली हो सकता है उस उम्र में बहुत ज़्यादा खाने-पीने से लेना-देना ना हो, परंतु जेनेटिकली यानी कि माँ-बाप से प्लस जो पॉल्यूशन आस-पास हो रहा है उनके कारण, गर्भ में होने वाले पॉल्यूशन जो हमारा एक्सपोज़र है उसके कारण और कुछ और फैक्टर्स भी हैं। तो बच्चों में भी कैंसर बढ़ रहे हैं और ऐसे में यदि अवेयरनेस हो तो इन कैंसर्स को हराया जा सकता है, क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चों के जो कैंसर होते हैं उनका ओवरऑल सर्वाइवल फिर भी अच्छा है। तो यदि समय पे डायग्नोसिस हो जाए, बीमारी का पता चल जाए, तो इन कैंसर्स को हराया जा सकता है काफ़ी हद तक। तो जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को कहीं भी कोई गाँठ है जो बढ़ रही है, जो गले में गाँठें हो सकती हैं, शरीर के किसी और हिस्से में हो सकती हैं, खून की कमी आ रही है, उसका कारण नहीं मिल रहा है, प्लेटलेट घट रही हैं, तो कई बार जब ये बीमारियाँ होती हैं तो अगर अच्छे डॉक्टर को दिखाएँगे तो शायद वो आपको समय पे ही बता देगा कि ये कैंसर की शुरुआत है और इसे हम रोक सकते हैं। उसके अलावा कई बच्चों को आँख का कैंसर होता है, जिसमें
शुरुआत में मोतिया जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन बाद में वो बढ़ के पूरी आँख खराब कर देता है। पेट के कैंसर हो सकते हैं कि पेट में तिल। तो हमारे जो बच्चे हैं, तो मेन तो ये है कि इनकी डाइट में कुछ ना कुछ कमी होती है, या आयरन की कमी होती है, या कुछ विटामिन जैसे कि फोलिक एसिड की कमी होती है। ऐसे विटामिन की कमी हो तो इनमें खून की कमी हो जाती है। अगर ये एक और विटामिन है बी12, उसकी कमी से भी होता है। अगर ये कमी से एनीमिया है या खून की कमी है, तो उसका इलाज तो ऐसा है कि वो हमें उनकी डाइट बच्चे की ठीक करनी पड़ेगी, या ज़रूरत पड़े तो कोई दवाइयाँ देनी पड़ेगी जिसमें आयरन या फोलिक एसिड हो, या बी12 इंजेक्टेबल हम देते हैं तकरीबन। तो इन चीज़ों से इलाज होता है। ये तो हुआ खून की कमी जो कि खान-पान की कमी से होती हो। इसके अलावा कुछ और एनीमियाज़ होते हैं बच्चों में जिसमें डाइट का कोई रोल नहीं होता। तो उसमें से एक रोग थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया जो होता है वो एक पैदाइशी, जब बच्चा पैदा हो उसके अंदर जीन्स में डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से होता है। तो तकरीबन पहले 2-3 महीने, कई बार 6 महीने तक इस बीमारी का पता नहीं चलता है। बच्चे के पास खून की कमी होती है और तकरीबन बच्चे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं पेरेंट्स, तो डॉक्टर्स आयरन वगैरह देते हैं तो उससे वो ठीक नहीं होता। अब ऐसा कोई खून की कमी हो जिसमें जो आयरन या फोलिक एसिड लेने से ठीक ना हो, तो उस कंडीशन में हमें थैलेसीमिया जैसी बीमारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें खून टूटता है, शरीर में खून के सेल टूटते हैं, तो हमें बाहर से खून चढ़ाना पड़ता है। ये विटामिन या आयरन देने से ठीक नहीं होगा, और अगर आयरन उनमें नुकसान करता है, तो उनमें बार-बार ब्लड चढ़ता है और उसके लिए हो सकता है ज़िंदगी भर ब्लड चढ़े, या फिर लॉन्ग टर्म इलाज इसका वो ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर वो बच्चा वो करा ले तो बार-बार ब्लड नहीं चढ़ता। ये थैलेसीमिया है। इसके अलावा कुछ लोग और बीमारी में जैसे कि खून की बहता है जिसमें फालतू में, जैसे एक हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया रोग में ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा हो उसमें कुछ फैक्टर बनाने की क्षमता नहीं होती है, फैक्टर 8, फैक्टर 9, तो फैक्टर बाहर से देने पड़ते हैं। उसका और वो बाहर से जब बच्चे को ब्लीडिंग हो तब देने पड़ते हैं, या फिर प्रिवेंशन के लिए भी हम हफ्ते में जो और अब चलते बीएसएनएल की जयंती पर प्रधानमंत्री ने 97,500 से अधिक मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया, जिनमें से 92,600 टावर इसी टेलीकॉम सेवा प्रदाता की 4G तकनीक से लैस हैं। कुल 37,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये टावर दूरसंचार के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता के बारे में बताते हैं। दशकों तक भारत 2G, 3G, 4G के लिए विदेशी मदद पर निर्भर रहा। वर्ष 2020 में दूरसंचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का फैसला लिया गया था और अब इस क्षेत्र में स्वदेशी टेक्नोलॉजी तैयार कर बीएसएनएल ने इतिहास रच दिया है। भारत अब दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जिनके पास 4G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की स्वदेशी तकनीक है। जियो, एयरटेल तथा वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही 4G और 5G नेटवर्क पर हैं। एयरटेल ने 2012 में और जियो ने 2016 में 4G सर्विस लॉन्च कर दी थी, जबकि 5G सेवा इन दोनों ने 2022 में शुरू की। बीएसएनएल ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में यह कदम उठाया जब उसके उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आ रही थी। सिर्फ यही नहीं कि जुलाई में बीएसएनएल के लाखों ग्राहक कम हुए, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी भी अब 8% तक कम रह गई है। बीएसएनएल के नए कदम से 26,700 गांवों को कनेक्शन मिलेगा। साथ ही इससे 20 लाख नए ग्राहकों के जुड़ने की भी उम्मीद है। नए टावरों को सोलर पावर से ऑपरेट करने की सुविधा दी गई है और यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीन टेलीकॉम नेटवर्क है। इससे जहां ऊर्जा की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं यह पहल सतत विकास और डिजिटल इंडिया को भी मजबूत करेगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। शहीद सुरेश कुमार का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। गोपा अष्टमी पर्व पर गौशालाओं में की गई गौ माता की पूजा, निकाली गई शोभा यात्रा। बापोड़ा में खाद की दुकान पर सीएम फ्लाइंग की रेड, खाद मिली कम। मादक पदार्थ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी।
शंकरगिरी कॉलोनी के निवासियों ने अधिकारियों के खिलाफ उठाई आवाज। थैलीसीमिया के मरीजों के बारे में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए सुझाव। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।